हेलो। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आया हूं आपके सामने कुछ नई बात करने। आज 28 सितंबर है दोस्तों, और 28 सितंबर को महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। तो आज उस पर बात करेंगे। आज निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, उस पे बात करेंगे। और प्रधानमंत्री ने आज कश्मीर में रैली की है, उस पर बात करें। बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे चैनल हिम्मत सेठ चैनल को सब्सक्राइब न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और फायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। आ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को, आपके मित्रों को भी बताएं। आ, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। तो इस अपील के बाद मैं आपसे सबसे पहले तो शहीद भगत सिंह जी जो महान क्रांतिकारी थे और देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने शोषण विहीन समाज बनाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे महान व्यक्ति को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज के दिन, और आशा करते हैं कि देश उनके शहादत को बेकार न जाने देगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर, अब फैसलाबाद पाकिस्तान में है। और इसके गांव बावली में हुआ था। इनकी माता का नाम विद्या देवी जी था। और भगत सिंह जी एक बहुत ही महान क्रांतिकारी नेता मतलब थे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के और साथियों से मिलकर के अंग्रेज सरकार को जबरदस्त हिलाने का काम किया। पहले तो उन्होंने लाहौर में बन्नी सैंडर्स की हत्या की, और उसके बाद और भी कई काम थे उनके, लेकिन जो बड़ा काम था वो ये था कि सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया। बम विस्फोट करते हुए भी ये बात ध्यान में रखी कि उस बम विस्फोट से धमाका तो हो, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचे, कोई हिंसा नहीं हो, किसी को चोट नहीं लगे, किसी की मृत्यु नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक क्रांतिकारी जो क्रांति से हथियार उठा करके आजादी की लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन वो साथ में किसी को हिंसा नहीं करना चाहता था, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तो उन उन वो कहते थे कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है,
अंग्रेजों की बनाई हुई ये शोषणकारी व्यवस्था जो है, उससे हमारी लड़ाई है। और हम शोषण विहीन एक सरकार बनाना समाज बनाना चाहते हैं, एक समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर सके। आ, उनका मानना था कि आ, ऐसे ही आजादी ले ली तो काले अंग्रेजों की जगह गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ जाएंगे और फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए उनका सोच और विचार ये था कि शोषण विहीन समाज बने। और वो कैसे बन सकता था? वो लोगों को इस बात को समझाने से ही बन सकता था कि अ, इस व्यवस्था से हमारी लड़ाई है। ये अलग बात है कि समाज में अ, उनको फांसी दे दी गई, वो फांसी पर लटक गए, राजगुरु और उनके साथ वो। लेकिन इतनी कम उम्र में, 23 साल की उम्र में फांसी लग गई थी उनको। इतनी कम उम्र में इतनी अ, गहन चिंतन और गंभीर सोच वाले व्यक्ति थे वो। और वो देश को गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे और शोषण से मुक्त कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। हम एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अब आज बेंगलोर में ये जो अपने जनप्रतिनिधियों की के विवाद को सुनने के लिए जो कोर्टें बनाई हुई है, मतलब सेशन जज के बराबर की कोर्टें होती है ये। और एमएलए एमपीज की के विवाद सुनती है। उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो सुनती है, और कोई बात होती है तो सुनती है। उसमें आज बेंगलोर की उस कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ ये आरोप था कि इन्होंने मतलब ईडी के साथ मिलकर के और इलेक्ट्रल बॉन्ड में लोगों से जबरदस्त जबरन वसूली की है। और आ, ये एक आपराधिक साजिश साजिश की है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, और कोर्ट में अब रेगुलर सुनवाई होगी। तो अभी तक जो है, क्योंकि पहले भी ये कोर्ट में तो मामला, मतलब ये पुलिस में तो एप्लीकेशन दी थी पहले भी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो आज कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज की है। एक आदर्श जन अधिकार करके एक संगठन है जो बेंगलोर में जन अधिकारों के लिए काम करता है। उसके जो सह-अध्यक्ष हैं अय्यर, उन्होंने ये मतलब ये आरोप लगाया था और ये याचिका दी थी कि भाई इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो आज अ, उसमें कोर्ट में चले गए, मतलब आज क्या, मतलब कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने आज
उसके ऊपर ये फैसला दिया है। उसमें केवल निर्मला सीतारमन नहीं है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र भी है। तो इनको भी जो है उसमें आरोपी बनाया गया है। तो अब उसके ऊपर कार्रवाई केस चलेगा। वास्तव में आपको तो ध्यान ही होगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो स्कीम है उसके अंदर कितना पैसा किस किस तरह से वसूला गया, वो सब सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया। सुप्रीम कोर्ट, ये एक ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुआ है। और बैंक, एसबीआई बैंक में जो पैसा जमा हुआ था, आ, उसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे वहां जमा होते थे, और तो वहां एसबीआई में जमा हुए। लेकिन एसबीआई भी कोर्ट में आकर के भी झूठ बोली, और सरकार का जो वकील होते हैं, क्या नाम उनका है, मेहता, वो भी झूठ बोले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सब पे। अ, और मतलब ऐसी ऐसी कंपनियों से पैसा वसूल किया गया, और जबरदस्ती पैसा वसूल गया। एक गेमिंग कंपनी है, उससे पैसा लिया। ये कोविड में जो टीके बनाए जिन्होंने, उससे पैसा लिया। मतलब किस किस से पैसा नहीं लिया। और वो रेड्डी थे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, उनसे पैसा लिया। मतलब बहुत सारे लोगों से इन्होंने उस समय पैसा वसूल किया, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लोग कोर्ट में फिर गए, और आज जो है कोर्ट ने ये अपने संज्ञान में लेकर के और केस चलाने की परमिशन दी है। एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर का आगे जो भी होना है। और एक बहुत मजे की बात यह है कि ये पहला नहीं, एक दूसरा अवसर है, मतलब जब ब्लैक की मनी भी चेक से ली हो। मतलब एक थे अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले, महाराष्ट्र के अंदर। और उन्होंने भी एक इंदिरा प्रतिभा ट्रस्ट बनाया, और उसके अंदर उस समय मतलब सीमेंट की और बहुत शॉर्टेज थी। तो बड़े बड़ी बड़ी बड़े बड़े बिल्डर्स जो है सीमेंट लेने के लिए अंतुले साहब के पास आते थे। अंतुले साहब उनसे बकायदा उस ट्रस्ट में चंदा लेते थे, और वो चेक से लेते थे, और फिर उनको सीमेंट के बोरे आवंटित करते थे। उसी तरह से वो मतलब ब्लैक का पैसा लेते थे, लेकिन वो ट्रस्ट में लेते थे, इसलिए कैश ले, मतलब चेक से ले लेते थे। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने भी जो बाहें मरोड़ करके पैसे लिए, दबाव डाल करके पैसे लिए, और वो 2 नंबर के पैसे थे एक्चुअली, लेकिन 1 नंबर में लिए, और चेक से लिए। तो ये एक सिमिलरिटी है 30-35 साल पहले की से आज जो है इन्होंने उसको शामिल किया है। अब एक बात इसकी कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आज केरल में थे, वहाँ जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम ही है। और 1 तारीख को, मतलब परसों, परसों 1 तारीख, 1 अक्टूबर को वहां पर चुनाव होने हैं। तो चुनाव के ठीक पहले, मतलब कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो आज वो एक रैली कर रहे थे वहां पर। उस रैली में उन्होंने
बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कही और कहा कि मैंने तो तभी बता दिया था कि मोदी घर में घुस के मारता है और मैंने करके दिखा दिया। लेकिन सवाल ये है, बालाकोट के अंदर जो आपने एयर स्ट्राइक की, वो तो खैर मिलिट्री का काम था, मिलिट्री ने जो अपना शौर्य दिखाया और वो तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि उससे उस एयर स्ट्राइक से देश को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। आपने मतलब उस समय ये कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आपने ये कहा था कि हमने फेक करेंसी खत्म कर दी, मतलब उसका जो आना था, चलन जो था वो खत्म कर दिया। लेकिन वो तो सब चल रहा है अभी भी। न फेक करेंसी खत्म हुई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, आतंकवाद अभी भी जारी है। और अ, उस बालाकोट स्ट्राइक में अ, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इसका भी कोई पता नहीं चला। हम मिलिट्री के शौर्य पर या मिलिट्री के एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बालाकोट के एक्शन से पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। जहां तक कि मतलब उस समय तो पता नहीं क्या क्या बातें कही थी, लेकिन बाद में जो रिपोर्टें आई वो ये कहती है कि वहां पर कुछ भी एक आध पेड़ वेड़ गिरा या ऐसे कुछ दो चार कौवे हुए मरे, उसके अलावा कोई वो नहीं हुआ। खैर ये भी हमारा कोई वो नहीं है, मतलब विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि बालाकोट में जो हुआ उसके पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ पाकिस्तान के उग्रवादियों की तरफ से या सेना की तरफ से, जो जिसने भी किया हो, लेकिन उसमें 40 लोगों की, 40 मिलिट्री के आदमी की, सेना के जवानों की शहादत हुई। और ये बात भी उस समय सामने आई थी कि एक सफेद कार थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स भर करके वहां लाई गई। तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो आरडीएक्स वहां पर उस सड़क पर जहां से सेना का मूवमेंट चल रहा था वहां कैसे पहुंची और वहां अटैक कैसे हुआ। और इसकी जांच भी नहीं हो रही है अभी तक। जांच हो रही है तो 4 साल 5 साल में, 6 साल में उसका पता नहीं चला। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करवा रही है, और जांच करवा रही है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं सरकार मतलब जो है जनता को क्यों नहीं बता रही। जनता जानना चाहती है कि वो आरडीएक्स कौन लेके आया, कैसे पहुंचा और कैसे विस्फोट हुआ। 44 सैनिकों की शहादत कम नहीं होती है। और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं और एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने घर में घुस के मारने की बात तो छोड़ो। आपकी हालत ये हो गई है कि चीन जो घर में घुस गया हमारे, तब भी हमको ये कहना पड़ रहा है, मतलब आपने ये कहा कि कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं आया है, तो ऐसे घर में घुसने का कोई फायदा नहीं है। खैर ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी चाहते होंगे कि हाँ, बाला बाला पुलवामा में जो जवानों की, की शहादत हुई उसकी जांच हो और पता चले कि असली कल्पित कौन है। क्योंकि उसमें बाद में कश्मीर के गवर्नर ने भी बहुत सारे सवाल उठाए और बड़ा सवाल ये था कि उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो समाप्त करने के पहले ये एक अपील, अगर आपने हमारे
हिम्मत सेठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।